हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग सॉल्यूशन। तो आज का हमारा टॉपिक है वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वॉलेटाइल कंपोनेंट्स क्या होते हैं या फिर वॉलेटाइल सब्सटेंस क्या होते हैं। तो वॉलेटाइल सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर वेपर फॉर्म कर सकते हैं। तो सब्सटेंस which can form vapor at room temperature। फॉर एग्जाम्पल जैसे वाटर हो गया, वाटर वॉलेटाइल है क्योंकि वेपर फॉर्म करता है। वाटर हो गया, नेफ्थलीन हो गया, एल्कोहल हो गया, ये सारे वॉलेटाइल सब्सटेंस है जो रूम टेम्परेचर पर वेपर फॉर्म कर सकते हैं। अब वेपर प्रेशर क्या होता है, तो इसको हम पहले एक्सपेरिमेंटली समझते हैं। तो आपके पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर एक वॉलेटाइल लिक्विड है। यहां पर अभी आपने एक आयरन की प्लेट लगा दी है ताकि किसी भी तरीके से जो हमारा वॉलेटाइल कंपोनेंट है वो इवेपोरेट ना हो पाए। और यहां पर आपने लगा दिया है एक वैक्यूम पंप कि यहां पर जो एयर होगी वो उसको बाहर निकाल देगा। और यहां पर आपने लगा दिया है एक प्रेशर गेज, प्रेशर को मेजर करने के लिए। अब आपने क्या किया, अब आपने आयरन प्लेट को रिमूव कर दिया। तो आप जानते हैं कि जैसे मान लें कि यहां पर हमारे पास वाटर है, जो वॉलेटाइल कंपोनेंट है वो वाटर है। अब आप जानते हैं कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो मोशन में है। तो अगर इसके पार्टिकल मोशन में है तो वो एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। अब अगर एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तो किसी पार्टिकल की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी और किसी पार्टिकल की एनर्जी कम हो जाएगी। अब जो पार्टिकल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी हाई है, जैसे वो सरफेस पर आएंगे वो पार्टिकल स्केप आउट हो जाएंगे। पार्टिकल्स विद हाई काइनेटिक एनर्जी विल स्केप आउट एंड फॉर्म वेपर। तो धीरे धीरे यहां पर वेपर्स बनना शुरू होंगे। अब धीरे धीरे वेपर्स बनते जाएंगे, बनते जाएंगे, बनते जाएंगे। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हमारे वेपर्स अब एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हमारे वेपर्स वापस से कंडेंस होने लग जाएंगे। शुरुआत में क्या हो रहा था, सिर्फ इवेपोरेशन हो रही थी जिससे वेपर बनते जा रहे थे, बनते जा रहे थे, बनते जा रहे थे। अब यहां पर एक फिक्स्ड वॉल्यूम है तो यहां पर वेपर का काउंट भी क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वेपर आपस में कंडेंस होकर वापस से लिक्विड बनाने लग जाएंगे। उस पॉइंट पर यहां पर अटेन होगा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जहां पर हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन किसके इक्वल हो जाएगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो जाएगा। उस पॉइंट पर ये जो वेपर है ये लिक्विड सरफेस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। दैट प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या है, वेपर प्रेशर
it is the pressure exerted by vapors on the surface of liquid at equilibrium। तो जब हमारे वेपर लिक्विड सरफेस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, दैट प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये आपके पास रेट है, स्पीड, और ये आपके पास टाइम है। तो आप जानते हैं कि जो इवेपोरेशन होती है वो कांस्टेंट रेट पर होती है, चाहे आपके पास जितना भी अमाउंट है, इवेपोरेशन जो होती है वो कांस्टेंट रेट पर होती है। तो ये आपके पास इवेपोरेशन थी जो कांस्टेंट रेट से हो रही थी। अब जैसे जैसे वेपर्स बनना शुरू हुए, तो वेपर्स बनते गए बनते गए बनते गए बनते गए बनते गए, तो एक पॉइंट आएगा जब कंडेंसेशन का रेट और इवेपोरेशन का रेट सेम हो जाएगा। उस पॉइंट पर जो वेपर की अमाउंट है वो कांस्टेंट हो जाएगी, मतलब इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इस पॉइंट पर जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे लिक्विड सरफेस के ऊपर, उस प्रेशर को कहा जाएगा वेपर प्रेशर। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। तो फर्स्ट फैक्टर है हमारे पास वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ surface area and amount of substance। क्या मतलब है इसका? अब चाहे आपका वेसल कोनिकल हो तो इसका सरफेस एरिया कुछ और होगा, चाहे आपका वेसल सिलेंड्रिकल हो इसका सरफेस एरिया कुछ और होगा, लेकिन वेपर प्रेशर इनके ऊपर डिपेंड नहीं करता। वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया, क्योंकि वेपर प्रेशर क्या है? वेपर प्रेशर इज द वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कभी भी चेंज नहीं होता है। तो अगर मान लो कोई लिक्विड 4 वेपर बनाकर इक्विलिब्रियम अटेन कर रहा है, तो वेसल कोई भी हो तो वो 4 वेपर पर ही इक्विलिब्रियम अटेन करेगा। तो वेपर प्रेशर कांस्टेंट रहने वाला है। चाहे सिलेंड्रिकल वेसल ले लो, यहां पर भी अगर वही लिक्विड है, अगर वो 4 लिक्विड बनाकर 4 वेपर बनाकर इक्विलिब्रियम अटेन कर रहा है, तो वो 4 वेपर बनाकर ही इक्विलिब्रियम अटेन करेगा। तो यहां पर भी वेपर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। अमाउंट, अब चाहे आप यहां पर 1 लीटर ले ले, अगर वो 4 वेपर बनाकर ही इक्विलिब्रियम अटेन कर रहा है तो वो 4 वेपर बनाने पर ही इक्विलिब्रियम अटेन करेगा। चाहे आप यहां पे 10 लीटर लेके चले, चाहे आप यहां पे 1 लीटर लेके चले, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो वेपर प्रेशर सरफेस एरिया और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट है आपके पास टेम्परेचर। तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेज। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, अब यहां पर आप देख सकते हैं कि वेपर बन रहे मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रही है। अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो प्रोसेस कैसा रहा होगा? एंडोथर्मिक रहा होगा। और अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होता है? इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन।
और अगर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब और वेपर बनेंगे, और वेपर बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा, तो वेपर प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेज। तो इसको आप एक इक्वेशन से भी देख सकते हैं, क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। दैट इज इक्वल्स टू ln P2 by P1 equals to enthalpy of vaporization over R 1 upon T1 minus 1 upon T2। इन सिंपल वर्ड्स, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो आपका वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट। अगर किसी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट हाई है, इसका मतलब उसको इवेपोरेट करना मुश्किल है, तो उसके वेपर कम बनेंगे। तो अगर किसी का बॉइलिंग पॉइंट हाई है तो उसके वेपर कम बनेंगे, तो लेसर इज द वेपर प्रेशर। नेक्स्ट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर किसी सब्सटेंस में स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, तो उसका इवेपोरेट होना मुश्किल होगा, तो उसका वेपर प्रेशर भी कम होगा। लेसर इज द वेपर प्रेशर। तो ये था हमारे पास वेपर प्रेशर। आज हम लोग बात करने वाले हैं लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं राउल्ट्स लॉ की। तो पहले समझते हैं कि राउल्ट्स लॉ क्या है। इट स्टेट्स दैट partial pressure of any component in solution is equal to product of partial pressure of that component in pure state and mole fraction of that component। क्या मतलब है इसका? जैसे मान के चले आपके पास एक वॉलेटाइल कंपोनेंट है ए, वॉलेटाइल कंपोनेंट ए या फिर वॉलेटाइल लिक्विड ए। अब धीरे धीरे क्या होगा, यहां पे रिवेपोरेशन होगी, तो यहां पे वेपर बनना शुरू होंगे। एक पॉइंट आएगा जब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो जाएगा, तो यहां पर वेपर का काउंट कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये वेपर इसके सरफेस के ऊपर, लिक्विड सरफेस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। दैट प्रेशर इज कॉल्ड
वेपर प्रेशर। तो अगर मैं यहां पर बोलूं कि यहां पे जो सॉल्यूशन का प्रेशर है वो कितना होगा, दैट इज प्रेशर अप्लाइड बाय ए इन इट्स प्योर स्टेट। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही कंपोनेंट है, तो यहाँ पे जो सारे के सारे वेपर्स बने होंगे ये सारे के सारे वेपर्स ए के होंगे। तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, दैट इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए इन इट्स प्योर स्टेट। सिमिलरली मेरे पास एक और कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर मेरे पास एक और लिक्विड है, वॉलेटाइल लिक्विड बी। धीरे धीरे बी भी इवेपोरेट होना शुरू करेगा और वेपर फॉर्म करेगा। एक पॉइंट आएगा जब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल हो जाएगा, तो यहां पर वेपर का काउंट कांस्टेंट हो जाएगा। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो यहां पर सॉल्यूशन का प्रेशर कितना होगा, दैट इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय बी इन इट्स प्योर स्टेट। क्योंकि यहां पे सिर्फ बी ही था तो सारा का सारा प्रेशर बी का ही होगा। अब आपने क्या किया, इन दोनों वॉलेटाइल लिक्विड्स को आपस में मिक्स कर दिया। तो अगर हमने इसको मिक्स कर दिया तो अब आपके पास इस लिक्विड के अंदर ए भी है और बी भी है, तो ए प्लस बी। तो यहां पर ए के भी वेपर्स बनेंगे, यहां पर बी के भी वेपर्स बनेंगे। चलो मान लेते हैं हम कि ए इज मोर वॉलेटाइल देन बी। जो लिक्विड ए है वो ज्यादा वॉलेटाइल है बी से, तो इसका मतलब ए के वेपर ज्यादा बने होंगे और बी के वेपर कम बने होंगे। तो यहां पर जो हमारा टोटल प्रेशर होगा, क्योंकि अब यहां पर आपके पास सिर्फ ए नहीं है, यहां पर आपके पास बी भी है, तो कुछ प्रेशर होगा ए का और कुछ प्रेशर होगा बी का। क्योंकि अब ये प्योर स्टेट में नहीं है, तो आप इसको कहेंगे अब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो जब आप दो वॉलेटाइल लिक्विड्स को आपस में मिक्स करते हैं तो वहां पर जो आपका टोटल प्रेशर होता है वो किसके इक्वल होता है, दैट इज पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए प्लस पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय बी। अब अकॉर्डिंग टू रॉल्स, क्या कहा है रॉल्स ने, किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर किसके इक्वल होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाई बाय इट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन लिक्विड सॉल्यूशन। सिमिलरली अगर आप पार्शियल प्रेशर ऑफ बी निकालना चाहें तो किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर क्या होता है, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाई बाय इट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो आप इस तरीके से किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन में जो आपके पास मिक्सचर है उसमें आप किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां से आपके पास पी टोटल कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। अब आप जानते हैं कि अगर बाइनरी सॉल्यूशन है आपके पास तो मोल फ्रैक्शन का सम किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहां से अगर आप मोल फ्रैक्शन ऑफ ए देखें तो वो आपके पास क्या होगा, दैट इज 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो यहां पर अगर आप इसको सब्सटीट्यूट करें तो पी टोटल इज इक्वल्स टू पी ए नॉट 1 माइनस एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लें तो पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी। तो यहां से आपके पास पी टोटल क्या हो जाएगा, पी ए नॉट, यहां से आपका एक्स बी कॉमन आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट। तो यहां से आप पी टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर हम मेंशन कर लेते हैं कि कौन सी चीज क्या है। तो व्हाट डू यू मीन बाय पी ए, दैट इज
partial pressure of component A what is PB in solution. What is PB? Partial pressure of component B in solution. What is PA naught? That is vapor pressure of pure component A. What is PB naught? Vapor pressure of pure component B. What is XA? That is mole fraction of A in liquid solution. What is mole fraction of B? Mole fraction of B in liquid solution. तो ये आपके पास कुछ टर्म्स थी. यहीं पर अगर हम बात करें डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की, तो यहां पर आपके पास ये एक सॉल्यूशन है जिसमें वॉलेटाइल लिक्विड ए और वॉलेटाइल लिक्विड बी को मिक्स किया गया है. तो इसके अंदर कुछ मोल फ्रैक्शन ए के होंगे और कुछ मोल फ्रैक्शन बी के होंगे. अब जब ए इवेपोरेट होगा तो उसके कुछ वेपर्स बनेंगे, बी भी इवेपोरेट होगा तो उसके भी कुछ वेपर्स बनेंगे. तो यहां पर आपके पास कुछ कॉम्पोजिशन होगा ए का इन वेपर फेस और कुछ कॉम्पोजिशन होगा बी का इन वेपर फेस. तो व्हाट इज वाई ए वाई बी? वाई ए इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेस. तो पहले आपके पास जो ए था वो सिर्फ लिक्विड फेस में था, अब आपके पास ए वेपर फेस में भी है तो उसका वेपर फेस में भी कुछ ना कुछ मोल फ्रैक्शन होगा. बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेस. तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन ऑफ component A in vapor phase is equals to partial pressure of that component over total pressure. Total pressure is PA plus PB. How to calculate partial pressure? That is equals to PA naught into mole fraction of that component in liquid solution. What is PA? PA naught into mole fraction of that component in liquid solution. What is PB? PB naught into mole fraction of that component in liquid solution. तो इस तरीके से आप कॉम्पोजिशन निकाल सकते हैं किसी भी कंपोनेंट का इन वेपर फेस. तो व्हाट इज दिस? दिस इज कॉम्पोजिशन ऑफ ए इन वेपर फेस. तो वाई ए और वाई बी भी मोल फ्रैक्शन है इन वेपर फेस. तो आप कह सकते हैं कि वाई ए प्लस वाई बी भी किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा. तो अगर आपके पास वाई ए है तो आप 1 में से माइनस कर ले तो आपको क्या मिल जाएगा? वाई बी मिल जाएगा. तो आप इस तरीके से कॉम्पोजिशन को कैलकुलेट कर सकते हैं इन वेपर फेस. ठीक है. तो यहीं पर अब हम बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ.
तो आपको पता है किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर सॉल्यूशन में कितना होता है, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कितना होगा, दैट इज पी बी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन लिक्विड सॉल्यूशन। चलिए जरा इसका प्लॉट देखते हैं। तो यहां पर आपके पास है वेपर प्रेशर, और यहां पर आपके पास है कॉम्पोजिशन। तो मान के चलें कि यहां पर आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 है। तो अगर आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 है, यानी कि आपके पास ए है ही नहीं, तो उसका पार्शियल प्रेशर कितना होगा, दैट इज पी ए नॉट इंटू एक्स ए। एक्स ए 0 है तो 0 इंटू समथिंग 0, तो उसका वेपर प्रेशर भी कितना होगा, 0 होगा। ठीक है। अब जैसे जैसे आप आगे की तरफ जाएंगे वैसे वैसे आप ए की कॉम्पोजिशन को बढ़ा रहे हैं। तो यहां पर आपका ए हो गया 10%, यहां पर आपका बी हो गया 20%, यहां पर आपका 30%, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। यहां पर आपका ए 100% हो गया है, यानी कि आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना हो गया है, 1। तो ऑब्वियस सी बात है आप सॉल्यूशन बना रहे हैं। अगर आपके पास ए 10% है, 10% का मतलब हो गया 0.1, तो आपके पास बी कितना होगा, 90%। तो ए और बी की डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोजिशन को प्लॉट किया जा रहा है। तो जब आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 होगा, इसका मतलब आपके पास सारा का सारा ए है, तो वो एक प्योर कंपोनेंट है। तो उस टाइम पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना होगा, दैट इज पी ए नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, पी ए नॉट। मतलब आपके पास कुछ ना कुछ प्रेशर होगा और वो किसके इक्वल है, प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। तो लेट इट बी, ये पार्शियल प्रेशर है इसका, दैट इज पी ए नॉट। तो ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ये जो हमारा लाइन है ये किसको ओबे कर रहा है, दैट इज पी ए इक्वल्स टू पी ए नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। तो ये एक्सपेरिमेंटली प्लॉट किया गया है कि जब आपके पास ए 10% था और बी 90% था तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इतना आ रहा था। फिर आपने जब आगे कॉम्पोजिशन को बढ़ाया तब आपके पास पार्शियल प्रेशर ये आ रहा था। इस पॉइंट पर अगर हम बात करें तो ए हमारे पास 90% है तो बी 10% होगा, तो उस टाइम पर जो पार्शियल प्रेशर आ रहा था वो ये आ रहा था। तो इस तरीके से आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। उसके बाद अगर आपके पास ए 100% था, तो आप जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना होता है, 1 होता है। तो अगर आपके पास ए 100% था तो बी कितना रहा होगा, अगर ए ही 100% है तो बी कितना रहा होगा, 0 रहा होगा। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना होगा, 0। और अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 0 है तो उसका वेपर प्रेशर कितना होगा, 0। क्योंकि अगर बी है ही नहीं तो उसका पार्शियल प्रेशर कितना होने वाला है, इंटू 0। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कितना आ रहा है, 0। ठीक है। अब आप इधर की तरफ जा रहे हैं, तो जब आप इधर आ रहे थे तो आप ए को इंक्रीज कर रहे थे, ए की कॉम्पोजिशन को बढ़ा रहे थे, और अगर आप इधर जा रहे हैं तो आप बी की कॉम्पोजिशन को बढ़ा रहे हैं। तो यहां पर आपका ए 90% था तो बी कितना हो जाएगा, 10%। यहां पर आपका ए 30% था, ए 70% था तो बी कितना हो जाएगा, 30%। ऐसे ऐसे जब आप यहां आएंगे तो आपका बी 90% हो जाएगा, क्योंकि यहां पे ए 10% था। तो आपने जैसे इसका प्लॉट किया तो यहां पर आपके पास कॉम्पोजिशन ऑफ ए 0 है, तो यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1। क्योंकि अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना होगा, 1। तो आपके पास सारा का सारा बी है, तो उस टाइम पर पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कितना होगा, दैट इज इक्वल्स टू पी बी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो पी बी किसके इक्वल हो जाएगा, पी बी नॉट के इक्वल हो जाएगा। तो जब इसको प्लॉट किया गया तो यहां पर ही, अच्छा आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1 हो चुका है, तो उस टाइम पर आपके पास पार्शियल प्रेशर किसके बराबर आएगा, दैट इज पी बी नॉट। अब आप ये देख सकते हैं कि जो
प्रेशर ऑफ बी है वो थोड़ा सा कम है प्रेशर ऑफ ए से, क्योंकि हमने कहा था कि ए ज्यादा वॉलेटाइल है, तो ए का वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा और बी का वेपर प्रेशर कम होगा। तो जब इसको भी प्लॉट किया जाता है तो यहां पर भी हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आती है, और यहां पर आपके पास जो इक्वेशन फॉलो हो रही है वो क्या फॉलो हो रही है, दैट इज पी बी नॉट इंटू एक्स बी। और अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दें तो यहां पर आपको मिलेगा टोटल प्रेशर, दैट इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। तो ये हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था रॉल्स लॉ का। चलिए जरा इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं हम। तो जैसे आपके पास बेंजीन है और टॉलीन है, वो एक आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूं क्वेश्चन को, इसको हम ए लेट कर लेते हैं और इसको हम बी लेट कर लेते हैं। आपको दिया जा रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज 150 mm ऑफ Hg, यानी कि आपको वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन दिया गया है, तो यानी कि आपको पी ए नॉट दिया गया है 150 mm ऑफ Hg। आपको वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टॉलिन भी दिया गया है, ये आपको दिया गया है 50 mm ऑफ Hg। ओके, अब आपको कहा जा रहा है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। आपको टोटल प्रेशर बताना है सॉल्यूशन का जब इन दोनों को मिक्स कर दिया गया है। तो आप जानते हैं कि टोटल प्रेशर किसके इक्वल होता है, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, क्योंकि वहां पर अब ए भी होगा और बी भी होगा तो दोनों की वजह से प्रेशर होगा। और यहां पे कहा गया है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग इक्वल वेट ऑफ टू सब्सटेंस। ओके, मतलब आपके पास वेट ऑफ ए और वेट ऑफ बी, यानी कि दोनों का वेट बराबर लिया गया है, दैट इज x ग्राम। अब आपको यहां पे बताना है कि टोटल प्रेशर क्या होने वाला है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। तो सिंपली आप क्या करें, सबसे पहले तो आप जानते हैं कि पी टोटल किसके बराबर होगा, पी ए प्लस पी बी। पी ए क्या होगा, प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाई बाय इट्स मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड सॉल्यूशन। पी बी क्या होगा, प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन लिक्विड सॉल्यूशन। हाँ जी, पी ए नॉट आपके पास है, पी बी नॉट आपके पास है, आपके पास मोल फ्रैक्शन नहीं है। तो ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैसे निकलेगा, दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए ओवर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो ऐसा करें, पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कैलकुलेट कर ले। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए यानी कि बेंजीन के निकाल लें। तो गिवन मास कितना है x, बेंजीन का मोलर मास 78। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी निकाल लें। तो गिवन मास कितना है x, क्योंकि इक्वल मास बोला हुआ है, और टॉलिन का मोलर मास है हमारे पास 92। तो ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ चुके हैं। तो यहां से आप मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे अब, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए ओवर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करें तो x बाय 78, ऊपर से आपका x कॉमन आ रहा है, एलसीएम आ जाएगा आपके पास 78, 92, 92 प्लस 78, यहाँ से आपका x से x कैंसिल आउट, 78 से 78 कैंसिल आउट। तो ये आपके पास हो गया 92 ओवर, दैट इज 8 प्लस 2 10, 9 10 1 17। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करें तो यू विल गेट 0.541। तो ये आपके पास मोल फ्रैक्शन आ चुका है ए का। तो यहीं से आप निकाल सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, दैट इज 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, दैट इज 1 माइनस 0.541। तो 10 माइनस 1 9, 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 4 4, 0.459।
तो अब आप यहां से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आपके पास सारा डाटा है। पी टोटल इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, दैट इज 0.541 into vapor pressure of that component 150 plus mole fraction of B into vapor pressure of that component। इसको अगर आप सॉल्व कर लें तो आप यू विल गेट 104.1 mm ऑफ Hg। इस तरीके से आप किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं इन लिक्विड सॉल्यूशन। दिस इज ऑल अबाउट लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, दैट इज रॉल्ड्स लॉ, जब आप दो लिक्विड्स को आपस में मिक्स करते हैं। थैंक यू।